मेरे ऑफिस में मेरे सारे दोस्त चंपाकली के हाथों के खाने के फैन बन चुके हैं। बहू सच में तेरे हाथों में तो जादू है। ये चावल कम से कम 5 किलो से ज्यादा होंगे और इसने उबाल कर कपड़े में बांध रखे हैं। इसका मतलब कि वो डॉक्टर सही कह रहा था। सरला के बेटे सुंदर ने हाल में ही अपने पसंद की लड़की से शादी की थी और सरला की बहू थी साउथ इंडियन। जितनी वो दिखने में सुंदर थी उतना ही स्वाद चंपाकली के खाने में था। अरे विमला, बहू के हाथों में तो क्या स्वाद है, खाकर ही मजा आ जाता है। अरे सच में, जैसी तेरी बहू है उससे भी ज्यादा स्वाद तेरी बहू के खानों में है। हाँ हाँ, और होगा भी क्यों नहीं। आखिर बहू किसकी है? वैसे तुझे पता है, जब मैं बहू को देखने गई थी पहले तो गुस्सा थी कि मेरा नालायक औलाद किससे शादी कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी बहू चंपाकली को देखा तो मेरा गुस्सा शांत हो गया। और थोड़ा बहुत जो गुस्सा बचा था वो तब शांत हो गया जब बहू ने नींबू वाले चावल खिलाए। आय हाय, क्या स्वाद आया था उसमें। अरे जिस नींबू के चावल की तू तारीफ कर रही है वो मुझे कभी चखने को भी नहीं मिला। ये नहीं होता तुझे कि किसी दिन ही खट्टे चावल मेरे घर भी पहुंचा दे। अरे उसे खाने के बाद मुझे कुछ याद रहे तब तो मैं तेरे घर उसे भिजवा दूं। खैर, आज बहू नींबू वाले चावल बना रही है, खा कर ही जाइयो। अरे हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी बहू के हाथों के खाने की तारीफ तो हर कोई करता है। कुछ समय बाद ही सरला की बहू हॉल में आती है और वो अपनी सास के साथ पड़ोसन को बैठा हुआ देखकर अपनी सास से कहती है, माँ जी, लेमन राइस बना दिया है मैंने, आपके लिए और आंटी जी के लिए ले आऊं? अरे बहू, इसी के इंतजार में मैं बैठी हुई थी, ला जल्दी ला। अब चंपाकली भी अपनी सास के साथ साथ अपनी पड़ोसन विमला के लिए लेमन राइस लेकर आती है और दोनों ही बड़े चाव से लेमन राइस खाते हैं। और विमला तो दोबारा भी मांग लेती है और लेमन राइस खाने के बाद सरला की बहू से कहती है, अरे तूने तो साउथ की बहू लाकर ना सिर्फ घर का टेस्ट बल्कि खाने का भी टेस्ट बदल दिया। बहू, क्या नींबू वाले चावल बनाए हैं तूने? अरे बहू, इसकी बातों पर ध्यान मत दे, इसका रोज का ही है। भंडारे की लाइन में भी सारा दिन गुजारना है। माँ जी, अब और लेंगी क्या? थोड़े से और बचे हैं, थोड़े ही बनाए थे। नहीं बहू, अब तू खा ले, और सुंदर आए तो उसके लिए भी बना दियो। ये नींबू वाले चावल उसे खूब पसंद है। विमला को सरला की बहू के हाथों के लेमन राइस खूब पसंद आते हैं और वो अपनी बहू को भी कहती है कि वो सरला की बहू की तरह ही लेमन राइस बनाया करे। लेकिन किसी को लेमन राइस बनाने नहीं आते थे, जिस वजह से विमला भी सरला के घर अब कुछ ज्यादा ही आने लगी थी। अरे सरला, तू तो खाना ऐसे छुपा रही है जैसे मैं तेरा खाना छीनने ही आई हूँ। अरे नहीं, मैं तो बस प्लेट रखने जा रही थी। वैसे जब से तूने मेरी बहू के हाथ के लेमन राइस खाए हैं तब से तो कुछ ज्यादा ही मेरे घर आने जाने लग गई है। अरे अब मैं तुझसे मिलने नहीं आती तो तू कहती कि आजकल दिखती ही नहीं है और मिलने भी नहीं आती है, तो बस इसलिए मैं तुझसे मिलने आ गई। अब तू कह रही है कि बहुत आना जाना करती है, तू बता तू चाहती क्या है? ना हो क्या तेरे घर? चल ये ले, थोड़ा सा बचा है, खा ले। और मैं अच्छे से जानती हूँ तो मेरे घर मेरी बहू के हाथों के बने लेमन राइस खाने ही आती है। माना कि तेरी बहू के हाथों का लेमन राइस बहुत पसंद है मुझे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तेरे घर यही खाने खाने आऊँ। अरे आराम से खा, खा तो ऐसे रही है जैसे तेरे घर वालों ने ना जाने कब से तुझे खाना ही नहीं दिया। सरला, तुझे अब क्या बताऊं, कल मेरी बहू से मेरा झगड़ा हो गया, वो भी इस बात को लेकर कि तू भी मेरे लिए ऐसे नींबू राइस बना। लेकिन मेरी बहू ने तो साफ साफ मना कर दिया। तू भी अपनी बहुओं को ये सब काम कह ही क्यों रही है? तू भी बिना बात मुद्दा बना रही है, जबकि 2-3 दिन से रोज तू मेरे घर से नींबू वाले चटपटे चावल खाकर जाती है। और तू उसके बदले में कितना सुनाती है। अरे ये भी तो देख, तेरी बहू को कुछ कहना नहीं पड़ता। ऐसे ही समय बीत रहा था। रोज ही जो भी बासी चावल बच रहे थे उसका चंपाकली लेमन राइस बना दिया करती थी, जिसे सरला तो बड़े चाव से खाती। साथ में चंपाकली का पति सुंदर भी अपने ऑफिस लेमन राइस लेकर जाया करता, जिसकी खूब तारीफ हुआ करती थी। एक रोज शाम के समय सभी हॉल में बैठे होते हैं। बहू, जब से तू इस घर में आई है अपने साउथ का खाना खिला खिला कर तूने जीभ का स्वाद ही बदल दिया। कहाँ मैं उबली हुई सब्जी खाती थी और ये तो खाना छूता भी नहीं था। आज ये नहीं खाना, इसमें तेल है, डाइट पर हूँ, ऐसा बोल बोल कर ये सब खाना नहीं खाता था। लेकिन अब जब देखो खाता भी है और ऑफिस भी लेकर जाता है।
माँ आपको पता नहीं है, मेरे ऑफिस में मेरे सारे दोस्त चंपाकली के हाथों के खाने के फैन बन चुके हैं और जब भी मैं ऑफिस पहुँचता हूँ मुझसे मेरा खाना छीन कर खाने लग जाते हैं। और अपनी पड़ोसन विमला, वो तो रोज 2 बार आती है यही नींबू वाले चावल खाने के लिए। बहू सच में तेरे हाथों में तो जादू है। सरला, सुंदर और विमला के साथ साथ सभी को चंपाकली के हाथों का लेमन राइस बहुत पसंद आ रहा था। लेकिन अब सब इस बात से अनजान थे कि चंपाकली आखिर लेमन राइस बनाती कैसे है। एक रोज सरला के पेट में दर्द होता है और उसे उल्टियां होने लगती हैं। और जब सरला को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो डॉक्टर चंपाकली से कहता है कि बासी खाना और ज्यादा खाना खाने से सरला को फूड पॉइजन हो गया है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं खाया। लेकिन बहू तो सुबह शाम सिर्फ ताजे चावल के साथ नींबू वाले चावल बना देती है। क्यों बहू? माँ जी, आज आप ये चावल मत खाइए क्योंकि आपको दवा लेनी है और आपके लिए दवा जरूरी है, वरना आप ठीक नहीं होगी। अरे बहू, वो डॉक्टर ही मुझे पागल लग रहा था। मैं भला बासी खाना क्यों खाऊंगी, बल्कि तू तो मुझे हर वक्त खाना ताज़ा बनाकर खिलाती रहती है। हाँ माँ जी, अब आप दवा खाकर आराम कर लीजिए, तब तक मैं आपके लिए कुछ हल्का सा खाना बना दूं, दलिया या खिचड़ी। अरे नहीं बहू, मुझे तो वही चावल खाने हैं, इतने दिन से खा रही हूँ, लेकिन एक भी बार मन में ये नहीं आ रहा कि अब ना खाऊं। सरला की बहू अपनी सास को कुछ नहीं कहती है और वो किचन में खाना बनाने चली जाती है। तभी चंपाकली का फोन आता है और वो अपने कमरे में फोन पर बात करने चली जाती है। लेकिन कुछ देर बाद जब सरला किसी काम से किचन में आती है तो वो देखकर हैरान थी कि उसकी बहू ने बहुत सारे चावल उबाल रखे हैं। ये चावल कम से कम 5 किलो से ज्यादा होंगे और इसने उबाल कर कपड़े में बांध रखे हैं। इसका मतलब कि वो डॉक्टर सही कह रहा था कि मुझे बासी खाने से उल्टियाँ लगी हैं। माँ जी, आप किचन में, मुझे कह दिया होता क्या काम था। वो सब छोड़ और ये बता कि ये क्या है। तू नींबू वाले चावल कौन से चावल के बनाती आई है? ये उबले हुए 4 दिन पुराने चावल के। माँ जी, अब तो आपको पता ही चल गया है कि ये चावल बासी है, लेकिन ये चावल कल उबले हैं और ये 2-3 दिन चलेंगे। सिर्फ मैं चावल में तड़का लगाती हूँ, राई, हींग, मूंगफली, काजू और लेमन का। बहू, तू ये सब करती रही, लेकिन मुझे तुझ पर शक भी नहीं हुआ। और तो और तूने जो भी किया है सही नहीं किया। तेरे बासी चावल की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई। माँ जी, तो मैं क्या करती, चावल बनाने में भी तो समय लगता है और ये उबले हुए बासी चावल तो पता ही नहीं चलते हैं तड़का लगाने के बाद। सरला को अब जब पता चलता है कि उसकी बहू कैसे लेमन राइस बना रही है, वो लेमन राइस का नाम भी नहीं लेती और तो और अगले महीने के राशन में वो चावल भी नहीं लाती। ना रहेगा चावल, ना बनेगा बासी चावलों का लेमन राइस। शकुंतला अपनी पड़ोसन विमला के घर जाती है और विमला से बोलती है, अरे विमला, इतनी देर हो गई, आज तो तू अब तक कहीं बाहर मोहल्ले में दिखाई ही नहीं दी। मैं तो आज घर में ही काम कर रही थी। बहू मायके चली गई है, उसके भाई की शादी थी तो घर का काम मुझे ही करना पड़ रहा है, इसलिए मैं बाहर ही नहीं आ पाई। लेकिन आज तो भूले भटके मेरे घर कैसे आ गई? तुझे आज टाइम नहीं मिला तभी मैं आ गई। वैसे तेरी बहू मुझे पूरे मोहल्ले में सबसे सही लगती है। मतलब उसके मायके वालों ने कितने कपड़े दिए हैं ना, उसे हर रोज अलग अलग पहनती है। अरे वो अमीर घर की बेटी है तो ये सब तो उसके लिए आम बात है। बात तो मैंने भी अपनी बेटी की शादी की चलाई है। वैसे मैं अपने बेटी की शादी को लेकर जरा भी ढील नहीं दूंगी, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मुझे तो लड़की और लड़की का परिवार दोनों ही एकदम अच्छा चाहिए। अरे तेरा लड़का तो इतनी बड़ी कंपनी में काम करता है, अच्छे खासे पैसे भी कमा रहा है, तुझे तो मिल ही जाएगी तेरी पसंद की लड़की। हाँ वो तो है। तूने कांता की बहू को देखा है? एक तो जींस टॉप पहनती है, वो भी 1 हफ्ते तक लगातार एक ही कपड़े। अब तू ही बता, नई बहू को ये सब पहनना शोभा देता है क्या? मुझे तो बड़ा ही बुरा लगता है। अरे तुझे बताया नहीं मैंने, उस दिन कांता आई थी जब मैंने बोला था कि अगर तेरी बहू ज्यादा कपड़े नहीं लाई तो तू ही दिला देना कुछ अच्छे से, तो बोलने लगी कि मैं नहीं दिलाऊंगी। जब अपनी मर्जी से शादी की है तो अपनी मर्जी से ही जिम्मेदारी लेना। अब भला ये कोई बात हुई? बहू तो कांता की है ना। सही तो कह रही है कांता। अब अगर यही कांता अपनी पसंद की लड़की लाती तो वो हर चीज भी देती ना, और कांता को इज्जत भी देती। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही है, सर पर पल्लू तक नहीं रखती है वो। आज के समय में पल्लू कौन ही मानता है। मैं तो बस यही कहती हूँ कि अगर लड़की अच्छी है
तो कपड़े जरूरी नहीं होते। चल, हमें क्या लेना देना कांता की बहू से। बात तो सही कही तूने, वो जाने और उसकी बहू जाने, अच्छा रहे बुरा रहे जैसा भी है उनका ही है। इतनी चुगली करने के बाद दोनों छत पर जाकर आराम से धूप में बैठ जाते हैं। कुछ दिनों बाद शकुंतला अपने बेटे मोहित के लिए लड़की देखने सुजाता के घर जाती है। बहन जी, घर आने में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई ना? मतलब हमारा घर तो काफी अंदर जाकर है, गाड़ी आ नहीं पाती है गली में, कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं हुई ना आपको? अब दिक्कत क्या है, थोड़ी बहुत दिक्कतें तो हर जगह होती हैं। अगर रिश्ता तय हो जाता है तो ये दिक्कत हमें दिक्कत थोड़ी लगेगी। वैसे घर तो आपका काफी अच्छा है। जी काफी मेहनत से बनवाया है। वैसे आपकी बहन ने कहा था कि आपके साथ आपका बेटा भी आएगा, वो आया नहीं या बाहर है अभी? दरअसल मेरे बेटे को ऑफिस में बहुत काम है और सर पर अगर काम हो तो वो खाना भी ना खाए, फिर कहीं आने जाने की बात तो बहुत दूर की है। हाँ ये भी ठीक ही है, अगर हम बड़ों में ही बात हो जाए फिर हम बच्चों को मिलवा ही देंगे। देखिए, मैं बात को घुमा फिरा कर तो करूँगी नहीं। मेरा बेटा काफी अच्छा पढ़ा लिखा है, अच्छा काम भी करता है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है और अच्छी जगह हम रहते भी है, इसलिए हमारी को ज्यादा उम्मीद है। देखिए हमसे जितना हो पाएगा हम उतना करेंगे। आप बताइए आपको क्या चाहिए? मैं इस किस्म की औरत नहीं हूँ जो ये बोले कि मुझे तो आपकी बेटी चाहिए, फिर चाहे बस वो 2 जोड़े में आए या ना आए। मेरी बिल्कुल भी ऐसी सोच नहीं है, क्योंकि मेरा ही इतना रुतबा है तो मेरे पूरे मोहल्ले में मेरी बहू का रुतबा भी होना चाहिए ना। कम से कम 2 महीने तक अलग अलग कपड़े पहने, एक भी कपड़े दोहराए ना, सुंदर हो और पढ़ी लिखी हो। जी हमारी बेटी तो काफी पढ़ी लिखी है, आपको जरूर अच्छी लगेगी। काफी देर हो गई हमें आए हुए, अब तक आपकी बेटी नजर नहीं आई। घर में है ना या कहीं बाहर गई है आपकी बेटी? मेरी बेटी का आज एग्जाम था, अब इतना जरूरी एग्जाम था, बहुत मेहनत की थी तो रोकना मुझे सही नहीं लगा, इसीलिए वो अपने एग्जाम के लिए गई है। अब तक खत्म हो गया होगा, आ ही रही होगी। सुजाता और शकुंतला बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ सुजाता की बेटी एक छोटी सी ड्रेस में आती है। ये है मेरी बेटी पूनम। अच्छा ठीक है बहन जी, आपकी बेटी से मिल भी ली हूँ, अब तो काफी टाइम हो गया है, मुझे भी चलना चाहिए। शकुंतला वहाँ से चली जाती है। शकुंतला को सुजाता की बेटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो शादी की बात आगे नहीं बढ़ाती। कुछ दिन बाद शकुंतला मोहल्ले में खड़ी विमला से बातें कर रही होती है कि तभी उन दोनों के सामने से कांता की बहू छोटे कपड़ों में निकलती है। हाय विमला, तूने कांता की बहू को देखा? अरे ऐसे कपड़े तो मुझे देखने में ही शर्म आ जाए। पता नहीं कैसी बहू है कांता की। तू भी ना शकुंतला, अरे जिसमें इंसान खुद को अच्छा समझेगा वही तो पहनेगा ना। और तू ही तो कह रही थी कि शादी से पहले तो ठीक थी, लेकिन ये क्यों नहीं समझ रही है तू कि इतने सालों में जो पहन रही थी तो क्या वो शादी के बाद बदल देगी अपना पहनावा बेचारी? पता नहीं कैसे लोग हो तुम भी। अरे बहू को बहू की तरह ही रखना चाहिए ना। अब 4 लोग उसकी बहू को गंदी नजरों से देखेंगे, 4 बातें बनाएंगे तो क्या अच्छा लगेगा? उन 4 लोगों में से तो एक तू ही है जो 4 किस्म की बातें बनाती है। अरे सबको अपनी मर्जी के कपड़े पहनने के हक है, जिंदगी जीने का हक है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। मैं तो बिल्कुल नहीं समझती ऐसी जिंदगी को जहाँ घर की बहू ऐसा सब करे और उसे शर्म तक ना आए। मैं अपनी बहू को तो ऐसे कभी ना रहने दूं, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये सब। ठीक है, जब तेरी बहू आएगी ना, जब तू कर लियो अपनी मर्जी की। शकुंतला काफी जज करती थी और कुछ दिनों बाद शकुंतला का बेटा एक रिया नाम की लड़की के साथ घर आता है। रिया ने छोटी सी स्कर्ट और एक क्रॉप टॉप पहना हुआ था। ये कौन लड़की है और तू इसे हमारे घर क्यों लेकर आया है? तेरी कोई दोस्त है क्या ये? नहीं माँ, ये रिया है। वो रिया के घर वाले उसकी जबरदस्ती शादी करवा रहे थे और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। रिया अपने घर से भागी थी, इसलिए मैं इसे इन्हीं कपड़ों में ले आया। नमस्ते माँ जी, मोहित ने मुझे आपके बारे में बहुत कुछ बताया है। मुझे पता है आपको ऐसे अचानक सब पता चला, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन सच में हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मोहित की बात सुनकर शकुंतला के मुंह से कुछ नहीं निकलता। वो बिल्कुल चुप हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। रिया अब घर में ही रह रही थी। रिया के पास दूसरे कपड़े नहीं थे, इसलिए वो लगातार 2 दिनों तक उन्हीं कपड़ों में थी। 2 दिन बाद शकुंतला की पड़ोसन विमला आती है और शकुंतला से बोलती है, अरे शकुंतला क्या बात है, 2 दिन हो गए हैं, तू ना घर से बाहर आई है, सब ठीक तो है ना? हाँ सब तो ठीक है। अच्छा, मैं तेरे घर में एक लड़की को देख रही हूँ, कौन है वो लड़की? शकुंतला कुछ बोलने ही जा रही थी कि तभी वह रिया चाय लेकर आ जाती है। नमस्ते आंटी जी, मैं इनकी बहू हूँ।
शकुंतला, ये तेरी बहू है। मैं इसे 2 दिन से ही देख रही हूँ। ये 2 कपड़े पहने हैं, नीचे से स्कर्ट, ऊपर से टॉप। शकुंतला, तेरे उसूलों का क्या हुआ? तेरा तो कट ही गया। आंटी जी, आप क्या बोल रही हो? मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। बहू, तू नहीं समझेगी, ये तो बस शकुंतला ही समझ पाएगी, और समझ भी गई होगी, तभी तो शकुंतला इतनी देर से चुप है। शकुंतला जितना लोगों को जज कर रही थी, उतनी ही छोटी अब उसकी जुबान हो गई थी और अब वो किसी को कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उसकी खुद ही बहू 2 जोड़े में जो आई थी। हेलो दोस्तों, ये कहानी है रितु नाम की उस लड़की की जो अपने आप में ही मगन रहा करती थी और रितु आजाद ख्यालों से अपनी जिंदगी जीती है। एक दिन सुबह सुबह वो कॉलेज जाने के लिए रेडी हो रही होती है, तभी उसके पेट में बहुत जोरों का दर्द शुरू हो जाता है, जिसके बाद वो खुद से बोलती है, ओह गॉड, ये सुबह सुबह दर्द क्यों हो रहा है मेरे पेट में? कोई नहीं, रेडी हो जाती हूँ। क्या पता ना खाने के कारण हो रहा हो। इस तरह रितु रेडी होकर अपनी माँ के पास नाश्ता करने के लिए जाती है और रितु की माँ उसे टेबल पर नाश्ता देती है और रितु नाश्ता करके जैसे ही टेबल पर से उठती है तो अचानक उसकी नजर कुर्सी पर पड़े रेड कलर पर जाती है, जिसे देखकर वो खुद से बोलती है, अच्छा, तो इसलिए मुझे पेट में दर्द हो रहा था। सुबह सुबह काम हो गया। क्या यार, अब मुझे फिर से ड्रेस चेंज करना पड़ेगा। इस तरह रितु अपनी जींस को चेंज करने के लिए अपने कमरे में जाती है, जिसके बाद वो ड्रेस चेंज करके कॉलेज के लिए निकल जाती है और कुछ ही देर में कॉलेज पहुंच जाती है, जहां उसकी दोस्त नेहा उसका इंतजार कर रही होती है। रितु जैसे ही उसके पास पहुंचती है, नेहा उससे बोलती है, ओ झल्ली, इतनी देर कैसे हो गई आज आने में? और आज तू कछुए से धीरे धीरे क्यों चल के आ रही है? अरे यार, कॉलेज आने से पहले सुबह मेरे साथ सीन हो गया, इसलिए धीरे धीरे चलकर आ रही हूँ। ओह माय गॉड, तेरा एक्सीडेंट हो गया था? दिखा, कहीं चोट तो नहीं लगी ना? तू ठीक तो है ना? अबे चिरकुट, तुझे एक लड़की होते हुए भी अकल नहीं है क्या? अबे समझना यार, मेरी मंथली टैंक लीकेज हो रही है, जो अब 5 दिन तक ऐसे ही रहने वाला है। ओह सॉरी यार, मैं समझ गई, तुझे पीरियड्स आ रहे हैं ना? इट्स ओके, मैं समझ गई। अब तो मुझे 5 दिन बिना बात के सुनाएगी, क्योंकि तेरे मूड स्विंग्स तो इस वक्त किसी घायल शेरनी जैसे हो रहे हैं। इस तरह दोनों अपनी क्लास में जाते हैं, जहाँ रितु की नजर अपनी पढ़ाई से ज्यादा अपने कपड़ों पर जाती है और वो बार बार पीछे मुड़ के खुद को देख रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड नेहा उससे बोलती है, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के देख रहे हैं सब तुझको ही देख। ओह सॉरी, मैंने देखा नहीं। अब तू बार बार पीछे मत देख, समझी? अपनी पढ़ाई पर फोकस कर, पीरियड्स पर नहीं। उसका क्या है, उससे तो हमारा पुराना याराना है। इस तरह थोड़ी देर में कॉलेज खत्म हो जाता है, जिसके बाद रितु अपने घर पहुंचती है, जहां उसकी माँ उसे बोलती है, अरे क्या हुआ मेरी बेटी को? तेरा मुंह आज इतना उतरा सा क्यों है? किसी ने कुछ कहा है क्या? अरे माँ, मुझे सुबह सुबह पीरियड स्टार्ट हो गए, इसलिए दर्द है। अभी भी थोड़ा है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे आराम की जरूरत है। ठीक है, तू जाकर आराम कर, मैं तेरे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। हाँ माँ, मेरा हॉट वाटर बैग भी ले आना। रितु अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ उसके कमरे में गर्म कॉफी और हॉट वाटर बैग लेकर आती है और रितु उसे पीती है, जिसके बाद रितु अपनी माँ से बोलती है, ओह थैंक यू वेरी मच मेरी प्यारी माँ, अब मुझे रिलीफ फील हो रहा है। लेकिन माँ, कितना अच्छा होता ना कि आप किसी भी औरत या लड़की को ये पीरियड्स ना होते। अरे ऐसा मत बोल रही तू, अगर किसी औरत को पीरियड्स नहीं होती तो ये दुनिया कैसे बनती? दत्त, तू भी ना कुछ भी बोलती है। इस तरह से रूपा अपनी बेटी को समझाती है और ऐसे ही कुछ दिन बाद, यानी कि 5 दिन पूरे होने के बाद रितु के पीरियड्स बंद हो जाते हैं। इसी तरह वक्त बीतता है और रितु अपने कॉलेज और अपनी आफ्टर पीरियड्स की लाइफ एंजॉय करने लगती है। और एक दिन जब वो कॉलेज से घर आती है तो उसकी माँ उसे एक लड़के की फोटो दिखाते हुए बोलती है, अरे आ गई मेरी प्यारी बेटी, ये फोटो देख, इस लड़के का रिश्ता आया है तेरे लिए। कल ये तुझे देखने के लिए हमारे घर आ रहे हैं। ठीक है माँ। इस तरह अगले ही दिन अक्षत अपनी माँ सुमन के साथ उनके घर आता है, जहाँ रितु की माँ रूपा और उसका पिता उनका स्वागत करते हैं और रितु उन्हें चाय नाश्ता कराती है। इस तरह रितु सुमन को पसंद आ जाती है, जिसके बाद दोनों परिवार की रजामंदी से रिश्ता पक्का हो जाता है और फिर कुछ ही दिनों में दोनों की शादी भी हो जाती है और रितु अपने ससुराल भी आ जाती है।
और सभी रस्में पूरी हो जाने के बाद रितु और अक्षत अपने कमरे में जाते हैं, जहाँ अक्षत रोमांटिक अंदाज में रितु के लिए गाना गाता है। हम तुम अपने कमरे में बंद हो और बत्ती गुल हो जाए। आओ ना, गले लगा लो ना। इस तरह अक्षत और रितु एक दूसरे में खो जाते हैं, जिसके बाद अगली सुबह के साथ ही रितु जल्दी उठकर नहा धोकर किचन में जाती है और सबके लिए चाय बनाती है और फिर अपनी सास को चाय देकर अपने पति के पास कमरे में चाय लेकर जाती है और बोलती है, गुड मॉर्निंग अक्षत, चलो जल्दी से उठ जाओ और चाय पी लो। क्या बेबी, तुम सुबह सुबह तन्हा बिस्तर पे अकेला छोड़ के जा रही हो? मुझे कल रात की याद आ रही है, एक गुड नाइट किस तो दे दो। बस बस, अब जल्दी से उठकर चाय भी पी लो। अक्षत उठकर चाय पीने लगता है, जिसके बाद वो अपनी वाइफ रितु से बोलता है, बेबी तुमसे शादी करके मैं बहुत हैप्पी हूँ। सही कहते थे मेरे दोस्त कि भाई शादी कर ले। अब तो रोज मेरा एक ही काम है, ऑफिस जाऊंगा, काम करूंगा, शाम को आऊंगा और तुमसे महीने के पूरे 30 दिन तक प्यार करूंगा। अरे 30 दिन नहीं, 25 दिन, क्योंकि 5 दिन तो मुझे बिन बादल बरसात होती है और उस कारण ना मेरा मूड बहुत स्विंग होता है। मतलब मैं समझा नहीं, तुम क्या कह रही हो? अरे अभी इन बातों का कोई फायदा नहीं है, आप चाय पी लो, मैं खाने की तैयारी करने जा रही हूँ। इसी तरह वक्त बीतता है और रितु एक अच्छी बहू होने के सभी जिम्मेदारियां संभाल लेती है और ऐसे ही उसकी शादी को 1 महीना हो जाता है और रितु को फिर से महामारी यानी कि पीरियड्स का दर्द शुरू हो जाता है। और उस शाम जब वो किचन में काम कर रही होती है, तभी वो खुद से कहती है, अरे यार, फिर से मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे पीरियड्स आज ही स्टार्ट होने वाले हैं। रितु ये बोल ही रही होती है कि तभी उसे फील हो जाता है कि उसके पीरियड शुरू हो चुके हैं, जिसके बाद वो अपने कमरे में जाकर सैनिटरी नैपकिन लेकर वॉशरूम में जाती है और कुछ देर बाद वो वापस किचन में आकर काम करना शुरू कर देती है। लेकिन उसे इस बार पीरियड्स में दर्द के साथ साथ वॉमिटिंग आती है और वो दौड़ती हुई वॉशरूम में जाकर वॉमिटिंग करने लगती है। रितु को वॉमिटिंग करते हुए देख सुमन अपने मन में दूसरी खिचड़ी पकाने लगती है और खुद से बोलती है, अरे बहू को उल्टी आ रही है, इसका मतलब अब मैं दादी बनने वाली हूँ। चल सुमन, सबको मिठाई खिला देते हैं और ये खुशखबरी भी देते हैं। इस तरह रितु के साथ सुमन अपनी बहू को पीरियड्स में आई वॉमिटिंग को देखकर बहुत खुश हो जाती है और पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटती है और घर आकर अपनी बहू से बोलती है, ले बहू मिठाई खा, इस मिठाई की सबसे बड़ी हकदार तो तू ही है। अच्छा सुन, अब तू कोई काम नहीं करेगी, सारा काम मैं करूँगी। ऐसी हालत में तेरा काम करना ठीक नहीं है, क्योंकि अब तू माँ और मैं दादी बनने वाली हूँ। अपनी सास की बात को सुनकर रितु काफी चौंक जाती है और अपनी सास से बोलती है, अरे माँ जी, आपको ये अफवाह किसने सुनाई कि आप दादी बनने वाली हैं? अरे बहू, मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला, मैंने तुझे उल्टियाँ करते देखा और इतना तो मैं भी जानती हूँ कि अगर शादी के बाद लड़की को उल्टी आए तो वो 2 से 3 होने वाले होते हैं। ऐसे थोड़ी मैंने अपने बाल सफेद किए हैं। क्या माँ जी, अरे ऐसी कोई भी बात नहीं है। तुझे इतने यकीन से कैसे पता कि खुशखबरी नहीं है? क्योंकि माँ जी आज सुबह ही मुझे पीरियड्स स्टार्ट हो गए थे और वो वॉमिटिंग और चक्कर आना तो पीरियड्स में आम बात है, इसलिए अब आप बिना मुझसे पता किए अगली बार मिठाई मत बांटना। आइए, ये मिठाई तो आप मेरे लिए लाई थी ना, मैं खा लूंगी। अच्छा माँ जी, मुझे काम है, मैं किचन में जा रही हूँ। इस तरह रितु पीरियड्स में होने वाली परेशानी को अपनी सास को बताकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद उसकी सास खुद से बोलती है, बोलो भला, ये सब मैंने क्या कर दिया? दादी बनने की झूठी खुशी में ये सब चीजें सोचना तो मैं भूल ही गई थी। मेरी खुशखबरी बहू के माहवारी में बदल गई। इसी तरह वक्त बीतता है और अक्षत घर आ जाता है, जिसके बाद रितु खाना लेकर टेबल पर दोनों को परोसती है। खाना खाने के बाद सुमन और अक्षत अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और रितु भी अपना काम खत्म करके जैसे ही अपने कमरे में जाती है तो वो देखती है कि अक्षत उसके इंतजार में जागा हुआ है और ये देख वो बोलती है, अरे क्या हुआ अक्षत, तुम अभी तक सोए नहीं? अरे ऐसे कैसे सो जाऊं? जब तक तुम मेरी बाहों में नहीं आती मुझे तो नींद ही नहीं आती। अक्षत, मैं आज बहुत थकी हुई हूँ, तो मुझे सोना है। गुड नाइट। रितु पीरियड्स की परेशानी के कारण बहाना बनाकर बिस्तर पर लेट जाती है और आंखें बंद कर लेती है, लेकिन अक्षत उसके पास जाकर उसे किस करने की कोशिश करता है, जिस कारण रितु उसे धक्का देती हुई बोलती है,
तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या? तुम्हें मैंने कहा ना भी मेरा मूड ठीक नहीं है। उस दिन भी तुम्हें कहा था कि 5 दिन मेरे करीब मत आना। तो अक्षत, अब अगले 5 दिन तक तुम मेरे करीब मत आना, वरना तुम मेरे गुस्से का शिकार हो जाओगे। रितु के ऐसे बिहेव को देखकर अक्षत को अभी कुछ समझ नहीं आता और वो सो जाता है। अगली सुबह रितु उठने के साथ ही सैनिटरी नैपकिन लेकर वॉशरूम जाती है और नैपकिन का पैकेट बेड पर ही भूल जाती है। तभी अक्षत की नींद खुलती है और वो उसे देखकर अपने हाथों में उठाकर बोलता है, ये क्या है? ये कॉटन क्या है? कुछ अलग सा लग रहा है, लेकिन ये मेरे बेड पे कैसे? अक्षत ये बोल ही रहा होता है कि तभी रितु वॉशरूम से बाहर आकर उसके हाथों में से वो पैकेट ले लेती है। ये देख अक्षत उसे देखने लगता है और उसे इसके बारे में पूछता है, जिसके बाद रितु हर महीने होने वाली पीरियड्स प्रॉब्लम के बारे में उसे अच्छे से बताती है। और इस तरह अक्षत को पता चल जाता है कि आखिर क्यों रितु उसे 5 दिन ना सिर्फ बल्कि दूर उसे गुस्सा आना और थकावट होना, कमजोरी फील करना पड़ रहा था। वो सब इसकी महामारी का हिस्सा था। इसी तरह एक बार फिर से रितु का पीरियड्स यानी कि माहवारी खत्म हो जाता है और वो फिर से अपने आप में खुश होकर किचन में काम करके गाना गाते हुए खुद से बोलती है, ये आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पीरियड्स खत्म जो हो गए हैं, इसके लिए एक गाना तो बनता है। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। राजन और उसके घर वाले परेशान होकर वैशाली को ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वैशाली उनको कहीं नहीं मिलती। राजन की माँ राजन से बोलती है, मैंने तो पहले ही कहा था वो लड़की हमारे घर की बहू बनने लायक ही नहीं है, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। माँ, ये वक्त है इन सब बातों का। तो अब करे क्या, तू ही बता। हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। नहीं, हम पुलिस के पास जाएंगे, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वैशाली की बदनामी हो। ठीक है, हम पुलिस के पास नहीं जाएंगे। राजन और उसके घर वाले फिर से वैशाली को तलाशने में लग जाते हैं और जगह जगह तलाश करते हैं। राजन वैशाली को ढूंढते ढूंढते अपने बीते कल को याद करने लगता है। वैशाली और राजन दोनों एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। वैशाली को कुरकुरे खाना बहुत ज्यादा पसंद था। कह सकते हैं कि वो कुरकुरे की दीवानी थी। राजन उसके लिए रोज रोज कुरकुरे लेकर आया करता। एक दिन गलती से राजन उसके लिए कुरकुरे लाना भूल गया, तो वैशाली राजन से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसे गुस्सा देखकर राजन उसे माफी मांगने लगता है। सुनो, आज एक छोटी सी गलती हो गई मुझसे। कैसी गलती? आज मैं तुम्हारे लिए कुरकुरे लाना भूल गया। माफ कर दो मुझे। पता है मैं लेट हो गया था बहुत ज्यादा, तो जल्दबाजी में ला नहीं पाया। नहीं, मुझे नहीं सुनना। तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? अब प्लीज ना यार, मैं अभी जाके कैंटीन से लेकर आता हूँ। जल्दी जाओ, इससे पहले मेरा गुस्सा और बढ़ जाए। अब राजन कॉलेज की कैंटीन से कुरकुरे लेने चला जाता है, लेकिन कैंटीन में जाकर उसे पता चलता है कि उसी दिन कुरकुरे खत्म हो गए और कुरकुरे कैंटीन में आने में 2 दिन लगेंगे। ये बात जानकर राजन बहुत टेंशन में आ जाता है और खुद से बोलता है, यार इन कुरकुरों को भी आज ही खत्म होना था क्या? अगर कुरकुरे लाके नहीं दिए वैशाली को, वो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। राजन अपने आप को बचाने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी वैशाली उसके पास आ जाती है और उससे पूछती है, मेरे कुरकुरे कहाँ हैं? वो क्या बताऊं तुमको मैं? जो सच है वो बताओ। देखो, तुम गुस्सा मत करना, लेकिन कुरकुरे खत्म हो गए कैंटीन में और अगली सप्लाई आने में 2 दिन लग जाएंगे। वैशाली राजन की बात को सुनकर बिना कुछ कहे मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। राजन भी उसके पीछे पीछे उसे मनाने जाने लगता है। वो अपनी क्लास में आ जाते हैं। तभी राजन वैशाली से बोलता है, क्या हुआ? तुम ऐसे बिना कुछ कहे यहाँ क्यों आ गई? मुझे कुछ नहीं कहना, तुम जाओ। जाओ मतलब? देखो, मुझे पढ़ाई करने दो, मेरे पास तुमसे बात करने का टाइम नहीं है। ठीक है। ऐसा कहकर राजन वैशाली के पास से चला जाता है और कोने वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर में उनके पास प्रोफेसर आ जाते हैं और उनके प्रोफेसर अपनी क्लास खत्म करके उन सब से एक इम्पोर्टेंट न्यूज शेयर करते हैं और सबको पूछते हैं, लिसन एवरीबॉडी, आप लोगों में से कितने लोगों ने कुरकुरे खाया है? वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट एक साथ जवाब देते हुए बोलते हैं, हमने खाया है। सब स्टूडेंट की बात सुनकर प्रोफेसर उनको बताते हैं, लगता है आप सभी को कुरकुरे बहुत ही ज्यादा पसंद हैं। पर एक स्टडी के दौरान ये बताया गया है कि कुरकुरे जिन चीजों से बनाया जाता है उनकी खेती अब हमारे देशों में कम हो गई है। इसकी वजह से अब कुरकुरे का उत्पादन काफी कम हो जाएगा और हो सकता है कि बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए। प्रोफेसर की बात को सुनकर सभी स्टूडेंट्स को झटका लगता है
लेकिन वैशाली तो ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पाती क्योंकि कुरकुरे उसे बहुत पसंद थे और वो खड़ी होकर अपने प्रोफेसर के पास चली जाती है और उनसे बोलती है, नहीं सर, आप जो कह रहे हैं ना, ये कभी नहीं हो सकता। ये मैं नहीं, स्टडी कह रही है। आपकी स्टडी की तो ऐसी की तैसी मेरे कुरकुरे को बंद करेगी। ये आप क्या कह रही हैं? और ये कौन सा तरीका है अपने प्रोफेसर से इस तरह से बात करने का? हालात को ऐसे बिगड़ते देखकर राजन वैशाली को चुप करवाने उसके पास आ जाता है और उसे चुप करवाने के बाद उसके बिहाफ पर प्रोफेसर से बोलता है, सर, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा। एक्चुअली बात ऐसी है ना कि इसकी थोड़ी तबीयत खराब है और इसको कुरकुरे खाने का बहुत ही शौक है और आज इसे मिला नहीं, और जैसे आपने कुरकुरे का नाम लिया ये थोड़ी सी इरिटेट हो गई, बस और कुछ नहीं। अभी तो मैं छोड़ देता हूँ, पर आगे से ध्यान रखना। जी जी सर, आगे से ध्यान रखेगी। प्रोफेसर अब क्लास से बाहर चला जाता है। फिर राजन वैशाली को क्लास के बाहर ले जाता है और उससे पूछता है, यार ये तुम क्या कर रही थी? सर से पंगे क्यों ले रही थी तुम? तुमने सुना नहीं वो क्या बोल रहे थे मेरे कुरकुरे को लेकर? तो उन्होंने गलत तो कुछ भी नहीं कहा था ना, और ये बात तो मुझे आज ही पता चली कि ऐसा भी कुछ होने वाला है। राजन और प्रोफेसर की बातें सुनकर वैशाली ज्यादा परेशान हो जाती है और ज्यादा सोचने के कारण वो बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। राजन उसे जल्दी से मेडिकल रूम में लेकर जाता है, जहां मौजूद डॉक्टर राजन से पूछती है, क्या हुआ इन्हें? पता नहीं डॉक्टर, अभी कुछ समय पहले तो ठीक थी। चलिए कोई बात नहीं, मैं इन्हें देखती हूँ, आप बाहर वेट कीजिए। थोड़ी देर तक वैशाली डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में रहती है। राजन को अब वैशाली को इस हाल में देखकर काफी चिंता हो रही थी और वो खुद से बोलता है, हे राम जी, ठीक कर दो उसे, कोई ज्यादा सीरियस बात ना हो। मुझे लगता है उसके ऊपर सर की बातों का गहरा असर हुआ है, जिसके कारण वो बेहोश हो गई, और थोड़ी बहुत गलती तो मेरी भी थी ना। एक काम करता हूँ, जाके मैं कुरकुरे लेकर आता हूँ, तब तक वो होश में आ जाएगी और जब देखेगी तो खुश हो जाएगी। राजन कॉलेज से बाहर वैशाली के लिए कुरकुरे लेने चला जाता है। उसके जाते ही वैशाली को भी होश आने लगता है और वो डॉक्टर से बोलती है, मैम वो कहाँ है जो मुझे यहाँ लेकर आए थे? वो तो आपको मेरे पास एडमिट करके यहाँ से चले गए। ओके मैम, क्या मैं जा सकती हूँ? जी, अब आप जा सकती हैं, और मैं कुछ दवाइयाँ दे रही हूँ, उन्हें टाइम पर लेते रहना। वैशाली मेडिकल रूम से बाहर आ जाती है और बाहर आकर राजन को ढूंढने लगती है। वो उसको क्लासरूम में, कैंटीन में, पार्क में भी देखती है, लेकिन वो उसको कहीं नहीं मिलता। वैशाली फिर से परेशान होने लगती है। राज, तुम कहाँ चले गए? से इतना नाराज हो गई कि मेरा इंतजार करना भी तुमने जरूरी नहीं समझा। वैशाली पार्क में बैठकर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद राजन कॉलेज वापस आ जाता है और सीधा मेडिकल रूम की तरफ जाने लगता है। तभी सामने से डॉक्टर आ रही होती है। राजन उनके पास चला जाता है और उनसे पूछता है, डॉक्टर आप यहाँ पर हो, तो वैशाली के पास कौन है? वैशाली तो चली गई, उसे होश आ गया था और वो पहले से भी काफी बेहतर लग रही थी, इसलिए मैंने उसे जाने दिया। आपको पता है क्या वो कहाँ गई है? सॉरी, पर मुझे नहीं पता। अच्छा, वो कुछ पूछ रही थी क्या आपसे, मतलब मेरे बारे में? हाँ, पूछ तो रही थी, पर तुम यहाँ पर थे नहीं तो मैंने उसको बोल दिया कि तुम यहाँ से जा चुके हो। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। अब राजन वैशाली को पूरे कॉलेज में ढूंढता है, पर वैशाली उसे कहीं नजर नहीं आती। आखिर में वो उसे पार्क में बैठी हुई नजर आती है। वो जल्दी से उसके पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। तुम यहाँ पर हो और मैं तुम्हें पूरे कॉलेज में ढूंढ रहा था। वैसे ये बताओ, कैसा फील हो रहा है तुम्हें? तुमसे मतलब? मुझसे नहीं तो किससे मतलब होगा? तुम तो मुझे छोड़कर चले गए थे ना जब मैं बेहोश थी, फिर अब क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। राजन वैशाली के कहने पर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते वो उसे कुरकुरे का पैकेट देकर चला जाता है। कुरकुरे को देखकर वैशाली बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से राजन को पीछे से जाकर हक कर लेती है और उससे बोलती है, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे लिए कुरकुरे लेकर आओगी। मैं बस इसलिए गुस्सा हो गई थी क्योंकि मुझे लगा था कि तुम मुझे छोड़कर चले गए। अगर चला भी गया था तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मैं तुम्हारा कौन लगता हूँ? जितना प्यार मैं इन कुरकुरों से करती हूँ ना, उससे कई ज्यादा तुमसे भी करती हूँ, पागल कहीं के। और वैसे भी मैं इतनी कुरकुरी इनकी वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से हुई हूँ। अच्छा जी। वैशाली को ढूंढते ढूंढते काफी रात बीत गई थी, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चलता। तो अब राजन भी पुलिस के पास जाने के बारे में सोचने लगता है कि तभी सामने से एक लड़की शादी के जोड़े में भागती हुई उसी के पास आ रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि वैशाली ही थी। वो राजन के पास आकर उससे कहती है, मुझे माफ कर दो। वो क्या है ना, यहाँ से एक कुरकुरे की गाड़ी जा रही थी और तुम्हें तो पता है कि मुझे कुरकुरे कितने ज्यादा पसंद है, तो बस मैं उसके पीछे दौड़ गई और भागते भागते मैं शहर के बाहर चली गई, इसलिए लेट हो गया। सॉरी ना, तुम मुझसे नाराज तो मत होना।
बिल्कुल भी नहीं। चलो अब शादी कर लेते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो जल्दी से, मैं तो कब से इंतजार कर रही थी। इसके बाद वो दोनों खुशी खुशी शादी कर लेते हैं। वैशाली भी बहुत खुश होती है, खासकर इस बात को लेकर के उसे राजन जैसा हमसफर मिला जो इतना केयरिंग और सपोर्टिंग है। वो उसके साथ बहुत खुशी के साथ प्यार से रहती है। सूरज अपनी पत्नी निशा के साथ रहता था। वहीं सूरज की मां अपर्णा और पिताजी कमलेश दोनों ही गांव में रहते थे। हालांकि सूरज की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे और शादी के बाद सूरज के माता पिता शहर नहीं आए थे। अरे निशा क्या हुआ, अब तक तुम्हारी रोटी नहीं बनी क्या? क्या कर रही हो तुम किचन में तब से? सूरज आटा गीला हो गया। मैंने कहा था ना कि मैं रोटी तो फिर भी बना लूंगी, लेकिन मुझे पता नहीं लगता कि आटा गूंथते वक्त कितना पानी डालना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब मुंह मत बनाओ और हाँ इसे हटाओ और चाय बनाओ, मुझे ऑफिस जाना है। और हाँ खाना मैं बाहर खा लूंगा। हमारी शादी को 4 महीने से ज्यादा हो गया है, उसमें से आपने मेरे हाथों का खाना 20 दिन भी नहीं खाया होगा, और जो खाया होगा वो जला या अधपकी रोटी। किसी सब्जी में नमक ज्यादा तो किसी में मिर्ची ज्यादा। कोई बात नहीं, 4 महीने और लगेंगे, लेकिन तुम खाना बनाना सीख जाओगी। वैसे शादी से पहले कहा था तुमसे कि खाना बनाना सीख लो, लेकिन तुम नहीं मानी। वैसे लोगों ने सच कहा है कि माँ जैसी ना कोई नहीं होती है। कहना क्या चाहते हो कि मैं कोई काम नहीं करती हूँ? अरे जब तुम्हें तुम्हारी माँ ही इतनी प्यारी थी तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? माँ के हाथों का बना खाते ना, सुबह ऑफिस जाते, रात में फिर आकर माँ के हाथों का खाते। मैंने तो तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दिया ना। नहीं यार, तुम कैसी बातें कर रही हो? माँ तो माँ होती है ना, और माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, और तुम्हारी भी जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता है। ऐसी बातें करके ना तुम मेरा खून न जलाया करो। ये लो तुम्हारी चाय, और हाँ शाम में जल्दी आना, हम कुछ अच्छा खाने बाहर चलेंगे। ओहो, मैं तो कब से सोच रहा था कि इसका बहाना अब तक आया क्यों नहीं है। बेबी सोना जादू टोना कर करके मीठी मीठी बातों में फंसा फंसा के इसने शादी कर ली मुझसे, और अब जब खाना बनाना पड़ता है तो कहती है कि चलो कहीं बाहर चलते हैं। सच कहते हैं लोग कि माँ जैसा ना कोई नहीं होता। माँ हमेशा पैसा बचाने और घर संभालने के बारे में सोचती है, और ये पैसों को खर्च करने के बारे में सोचती है। अरे क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? आप शाम में आओगे ना जल्दी? मैं तैयार रहूंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम कुछ कहो और मैं पूरा ना करूँ, ऐसा कभी हुआ है क्या जो अब होगा? सूरज अब अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। इधर निशा घरों के कामों में लगी होती है। हालांकि उसे तो घर के काम भी जल्दी नहीं होते थे, क्योंकि उसने कभी घर का काम ही नहीं किया था। अब कुछ समय बाद ही निशा की पड़ोसन विमला का आना होता है। बहू, अरे ओ बहू, कहाँ है? अरे रे रे, देखो तो जरा, पोछा भी कितना गीला लगाया है, ऐसा लग रहा है किसी ने पानी गिरा दिया हो। अरे विमला आंटी आइए ना, आप वहीं खड़ी हैं। बहू, तूने अभी पोछा लगाया है और मैं आई तो सब गंदा हो जाएगा। ये खीर देने आई थी मैं, सूरज को मेरे हाथों की खीर बहुत पसंद है। अरे आप भी ना उनका कितना ध्यान रखती हैं। आज तो वो भूखे ही गए हैं ऑफिस। वो क्या है ना, मुझे अब तक ठीक से खाना बनाना नहीं आया, और तो और आज भी आटा गीला हो गया मुझसे। अरे बहू, कुछ भी कह ले, लेकिन एक माँ अपने बच्चे को जितना प्यार करती है उतना प्यार कोई भी नहीं करता। इसलिए मैं भी अपनी बहू को कहती रहती हूँ, बहू हो तो बिल्कुल माँ जैसी, जो कि मेरे बेटे का ख्याल माँ जैसा रख सके। क्यों नहीं विमला आंटी, तभी तो मैं कह रही थी उनसे कि अगर माँ का प्यार चाहिए तो फिर माँ के पास चले जाइए। बहू तू अभी नहीं समझेगी, चल मैं चलती हूँ, तू काम कर ले। निशा को विमला की बातों से और भी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि हर वक्त हर समय हर कोई अपर्णा की ही तारीफ करता रहता था। अब देर शाम निशा अपने पति का इंतजार कर रही होती है, लेकिन सूरज का कहीं अता पता नहीं होता। ना ये इंसान फोन उठा रहा है और ना ही इन्हें मेरी कोई फिक्र है। 3 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इनका कोई अता पता नहीं है। माँ आराम से आइए, आप आराम से। निशा निशा देखो देखो कौन आया है। माँ आइए माँ। तो तुम अपनी पत्नी को यहाँ इंतजार करवाकर अपनी माँ को लाने गई थी। आज मुझे समझ आ चुका है कि तुम्हारे लिए माँ कितनी ज्यादा जरूरी है। माँ के बारे में अगर तुमने एक भी शब्द बोला ना तो मैं बोलने पे आ जाऊंगा। अगर मैंने बोला ना तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। ठीक है, तो तुम अपनी माँ के साथ ही रहो, उनकी आगे पीछे घूमो। मैं सुबह ही अपने मायके चली जाऊंगी। क्या हुआ बहू को, क्यों इतना गुस्सा हो रही है वो? आजकल के बच्चों के तो नाक पर ही गुस्सा रहता है। जा कर देख बहू को, क्या हुआ है उसे। अरे माँ छोड़ो ना उसे, उसका तो रोज का ड्रामा है।
वैसे माँ, आते हुए थक तो बहुत गए होगे आप, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि मुझे आपके हाथों का खाना खाना है, बहुत दिन हो गए हैं। अरे अभी बना देती हूँ, और थकावट इस उम्र में नहीं होगी तो कब होगी? मैं खाना तो बना ही सकती हूँ। निशा गुस्से में अपने कमरे में होती है और ना वो अपनी सास अपर्णा के पैर छूती है और ना वो हाल चाल लेती है, बल्कि उसे तो इस बात का गुस्सा था कि सूरज उसे डिनर पर लेकर ही नहीं गया। निशा, ये क्या तरीका है माँ के सामने ऐसी बात करने का? हाँ, ना तो तुमने नमस्ते कहा माँ को और ना ही हालचाल लिया। बस तुम्हें अपनी परी है कि डिनर पे नहीं जा पाओगी। मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो तुम्हारी माँ आ गई है ना, अब रहो उनके पल्लू से बंधे। सूरज भी अब हॉल में आ जाता है और अपनी माँ के साथ बैठकर खाना खाता है। खाने में अपर्णा आलू की सब्जी और पूड़ी बनाती है, लेकिन निशा दोनों के साथ खाने नहीं आती। अब अगली सुबह जैसे ही विमला को अपर्णा के बारे में पता चलता है तो वो अपनी सहेली से मिलने चली आती है। अरे अपर्णा, तू आ गई। मेरी आंखें तुझे देखने के लिए तरस रही थी और तू आखिरकार आ ही गई। अरे विमला, मैं भी तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। और बता, सब ठीक है? तू तो पहले से और ज्यादा सुंदर हो गई है। क्या बात है विमला? अरे धत, अब बुढ़ापे में कहीं जवानी आती है। वैसे यहाँ आकर तूने बहुत अच्छा किया। तेरा सूरज तेरे लिए बहुत परेशान रहता था। अरे तभी तो मैं यहाँ चली आई। माँ अपने बच्चों का दिल का हाल बिना कहे ही जान लेती है। ये तो तू ठीक कह रही है। चल बाहर बैठते हैं, तुझे कांता और रमा से भी मिलवाऊं। नहीं नहीं विमला, अभी नहीं। थोड़ा खाना बना दूं, घर की साफ सफाई करनी है, बाद में खुद से सबसे मिलने आऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तू आ ही गई है तो बहू को भी क्यों ना अपने हाथों से बनाकर खिलाएगी। देखा बहू, तभी तो मैं तुझे कह रही थी कि बहू हो तो माँ जैसी। माँ का प्यार बहुत निर्मल होता है। निशा को अपनी सास का यूं अचानक आना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो देख रही थी कि वो जितना बुरा बर्ताव अपनी सास के साथ कर रही थी, उतना ही अच्छा उसकी सास बोलकर कर रही थी। बहू, तूने सुबह से कुछ खाया या नहीं? चल पहले कुछ खा ले, फिर आराम करती रहियो। माँ जी, मेरी चिंता आप मत ही कीजिए तो अच्छा है। मैं अपना ध्यान ना खुद रख सकती हूँ। बस आप अपने काम पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए, ताकि आपको और आपके बेटे को आसपास के पड़ोसों से गोल्ड मेडल मिले। आजकल के बच्चे भी ना कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं। होता है बहू, होता है। अभी तो तुझे मेरी छोटी से छोटी बात भी बुरी लग रही है, लेकिन ये सब मैं तेरे भले के लिए ही कह रही हूँ। माँ जी, मैं नहीं चाहती आपके मुँह से कि मेरे लिए कुछ भी निकल जाए। अपर्णा भी अब अपनी बहू की बातों को दिल पर नहीं लेती और अपने कामों में लग जाती है। अब देर शाम विमला अपर्णा को बाजार लेकर जाती ही है, साथ में निशा को भी जबरदस्ती ले जाती है। बहू, सामने से ट्रक आ रहा है। बहू, अरे ये सुन क्यों नहीं रही है? अरे अपर्णा, तू कहाँ जा रही है? अरे अरे सुन तो। इतना कहने के बाद अपर्णा अपनी बहू को बचाने में खुद को चोट पहुंचा लेती है। जैसे ही अपर्णा अपनी बहू को धक्का देकर खुद को बचाती है, उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और अपर्णा गिर जाती है, जिससे उसके सर में चोट आती है। अब अपर्णा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां उसे डॉक्टर दवा और मरहम पट्टी करने के बाद अपर्णा को घर पर ले जाते हैं। अब सूरज को पता चलता है तो वो निशा को खूब सुनाता है और निशा को भी काफी पछतावा होता है कि उसकी सास ने उसके लिए खुद को चोट पहुंचवा ली, लेकिन वो उसे गलत समझती रही, जिसके लिए वो अपनी सास से माफी भी मांगती है। और उस दिन के बाद से उसे ये भी समझ आ जाता है, बहू हो तो माँ जैसी, लेकिन वो माँ की तरह बन नहीं सकती थी, क्योंकि माँ तो महान होती है।